हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। बच्चों, हम कर रहे थे अपने क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 2 के अंदर हमने अपनी पहली क्लास के अंदर उसका इंट्रोडक्शन कर लिया था। दूसरी क्लास में हमने सोल प्रोप्राइटरशिप कवर किया था। तीसरी क्लास में हमने एचयूएफ कवर किया था और हमारी चौथी क्लास में हमने पार्टनरशिप का हाफ पार्ट कवर कर लिया था। आज की क्लास में हम करेंगे पार्टनरशिप का रिमेनिंग पार्ट कवर। सो लेट्स बिगिन। तो बच्चों, आज की क्लास का हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा कि एक पार्टनरशिप में कितने तरीके के पार्टनर्स हो सकते हैं। तो बच्चों, हमारे सिलेबस में दे रखे हैं हमारे 6 टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, यानी आप 6 तरीके से पार्टनरशिप में पार्टनर बन सकते हो। सबसे पहला दे रखा है एक्टिव पार्टनर। तो बच्चों, एक्टिव पार्टनर वो होता है जो कि सारी की सारी वर्किंग संभालता है एक पार्टनरशिप की, और वर्किंग संभालने के साथ साथ ही अपनी कैपिटल भी कंट्रीब्यूट करता है, यानी पैसा भी डालता है पार्टनरशिप के अंदर, और डेली का मैनेजमेंट भी संभालता है। यानी ये कंप्लीटली पार्टनरशिप के अंदर इन्वॉल्व होता है, सारा काम देखता है, पैसा डालता है और प्रॉफिट लेता है। ठीक है। एक और चीज बच्चों आपको याद रखनी है कि इसकी लायबिलिटी कौन सी होगी, अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी, जो कि आपने ऑलरेडी समझा हुआ है कि अनलिमिटेड लायबिलिटी क्या होती है। तो एक्टिव पार्टनर को पढ़ते हैं। एक्टिव पार्टनर में बोल रहा है दीज आर ऑल्सो नोन एज वर्किंग पार्टनर, क्योंकि ये काम करते हैं। दे कॉन्ट्रीब्यूट कैपिटल एंड पार्टिसिपेट इन द डेली मैनेजमेंट एंड शेयर्स प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। आगे ये बोल रहे हैं ही हैज अनलिमिटेड लायबिलिटी एंड एक्टिविटी रिप्रेजेंट्स द फर्म, यानी फर्म को जहां पर भी जरूरत होगी रिप्रेजेंट करने की तो वहां पर उसको रिप्रेजेंट भी करता है। दूसरा है बच्चों हमारा स्लीपिंग पार्टनर, या फिर उसको दूसरे नाम से हम जानते हैं डोरमेंट पार्टनर। तो बच्चों, स्लीपिंग पार्टनर वो होता है जो कि मैनेजमेंट के अंदर, वर्किंग के अंदर पार्ट नहीं लेता, बाकी सारा काम पूरा करता है। वो कैपिटल भी डालेगा, उसकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड होगी और वो प्रॉफिट भी लेके जाएगा, पर उसके बारे में जो भी वर्किंग है, वर्किंग के अंदर वो इन्वॉल्व नहीं होता, वो सिर्फ पैसा कंट्रीब्यूट करके साइड में हो जाता है। तो बच्चों, स्लीपिंग पार्टनर में बोल रहा है ही कंट्रीब्यूट्स कैपिटल एंड शेयर्स प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। कैपिटल डालेगा और प्रॉफिट्स एंड लॉसेस शेयर करता है। ही डज नॉट पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट और बिजनेस ऑपरेशंस, यानी वो मैनेजमेंट के अंदर पार्ट नहीं कर रहा, वो अपना मस्त पैसा डाल के साइड में हो गया। ही हैज अनलिमिटेड लायबिलिटी जस्ट लाइक द एक्टिव पार्टनर, इसकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड ही रहती है। अब बच्चों, थर्ड टाइप ऑफ पार्टनर है सीक्रेट पार्टनर। तो सीक्रेट पार्टनर का क्या होता है बच्चों कि जो आम जनता होती है, यानी आम पब्लिक होती है ना, आम पब्लिक को पता नहीं होता कि सामने वाला बंदा पार्टनर है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक बिजनेस खुला और इस बिजनेस के अंदर क्या हुआ, किसी मान लो मिनिस्टर ने, किसी पॉलिटिशियन ने अपना पैसा डाल दिया, और लेकिन पॉलिटिशियन ये चाहता नहीं कि आम जनता को पता लगे कि भाई उसका पैसा लगा हुआ है बिजनेस में। तो ऐसा पॉलिटिशियन क्या होगा, ऐसा पॉलिटिशियन एक सीक्रेट पार्टनर होगा जिसकी पार्टनरशिप के बारे में आम जनता को पता नहीं होता। तो यही बोला हुआ है हिज एसोसिएशन विद द फर्म इज नॉट नोन टू द पब्लिक, आम जनता को नहीं पता कि वो पार्टनर है। आगे, इंटरनली ही कॉन्ट्रीब्यूट्स द कैपिटल, पैसा डालता है। ही पार्टिसिपेट्स इन द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में भी बैठता है और प्रॉफिट्स एंड लॉसेस भी शेयर करता है। बट ही ऑल्सो बियर्स द अनलिमिटेड लायबिलिटी, यानी अगर कभी भी जरूरत पड़ेगी तो उस सीक्रेट पार्टनर के भी पर्सनल एसेट्स को बेचकर फर्म के डेट्स को पूरा किया जा सकता है। आगे बढ़ा बच्चों हमारा पॉइंट नंबर 4, जो कि है नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर का बच्चों मतलब होता है कि मान लो, एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो ये कौन है, ये शाहरुख खान है। ठीक है। शाहरुख खान ने क्या किया, मेरे पास शाहरुख खान खुद चल के आया। वाओ, शाहरुख खान मेरे को बोल रहा है कि देखो आप ना मेरे को पार्टनर की तरह मान लो, लेकिन ना तो मैं कैपिटल कंट्रीब्यूट करूंगा, ना ही मैं आपसे कोई भी प्रॉफिट लूंगा। यारी दोस्ती के अंदर जनता को दिखाने के लिए मेरे को ऐसा करो, मेरे को पार्टनर शो कर दो। ठीक है जी। तो होता क्या है, नॉमिनल पार्टनर एक ऐसा पार्टनर होता है जो कि ना तो कैपिटल डालेगा, ना ही प्रॉफिट्स और या लॉसेस शेयर करेगा, और तो लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, अपना नाम, अपनी रेपुटेशन सामने वाले बंदे को उधारी पे दे देता है। ऐसा बच्चों ऐसा भी होता है, जैसे फॉर एग्जांपल कि मान लो कोई सी बहुत ही बड़ी बिजनेस फैमिली है। ठीक है। और इस बिजनेस फैमिली का नाम बहुत ही ज्यादा रेपुटेड है, जाना पहचाना है। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो टाटा का नाम है। ठीक है। तो टाटा ने क्या किया, अपने किसी यार दोस्त को अपना नाम उधारी पे लेंड कर दिया कि भाई तू मेरा नाम यूज कर ले, तेरा बिजनेस और बढ़िया चलेगा। तो ऐसे केस में टाटा ने ना तो कैपिटल कंट्रीब्यूट करी, ना ही प्रॉफिट या लॉस के अंदर अपना हिस्सा मांगा। तो इस ऐसी चीज को हम क्या बोलते हैं, ऐसे पार्टनरशिप को हम बोलते हैं नॉमिनल पार्टनर। तो नॉमिनल पार्टनर यानी सिर्फ अपना नाम दे दिया उधारी पे, ना कैपिटल डाला, ना प्रॉफिट में हिस्सा मांगा। पर बच्चों एक चीज आपको याद रखनी है कि अगर किसी बंदे ने भरोसा करा टाटा के नाम पर और उसने बिजनेस डीलिंग करनी शुरू कर दी इस बंदे के साथ, तो ऐसे केस में क्या होगा,
टाटा को वो लाइबिलिटी बियर करनी पड़ेगी, यानी टाटा को ऐसे पर्टिकुलर केस में अनलिमिटेड लाइबिलिटी बन जाती है। तो यानी कहने का मतलब यह है कि ये बहुत ही रिस्की चीज होती है। आपने लिया तो कुछ नहीं प्रॉफिट वगैरह, पर कभी जरूरत पड़ी, कभी बिजनेस को घाटा हुआ या फिर बिजनेस ने आगे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया मेरे नाम से, तो मेरे को वो लॉस बियर करना पड़ेगा, मेरे को लाइबिलिटी बियर करनी पड़ेगी। ठीक है जी। तो बच्चों इसको रीड करते हैं। नॉमिनल पार्टनर का मतलब है ही लेंड्स हिज या हर नेम टू द फर्म विदाउट एक्चुअल इन्वेस्टमेंट और पार्टिसिपेशन। सिर्फ नाम दे दिया, ना कोई इन्वेस्टमेंट करी, ना कोई पार्टिसिपेट किया मैनेजमेंट के अंदर। ही डज नॉट शेयर प्रॉफिट्स या लॉसेस, प्रॉफिट या लॉसेस भी शेयर नहीं किए, बट ही स्टिल हैज अनलिमिटेड लाइबिलिटी टुवर्ड्स आउटसाइडर्स ड्यू टू नेम एसोसिएशन। क्योंकि टाटा का नाम बीच में फंसा हुआ है, तो ऐसे केस में टाटा की लाइबिलिटी अनलिमिटेड ही रहेगी। ठीक है जी। अब तुम्हारे मन में सवाल आ रहा होगा, सर ऐसा क्यों होता है? तो बच्चों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सामने वाली पार्टी ने जो कॉन्ट्रैक्ट किया वो तो टाटा के नाम को देख के किया ना, तो ऐसे केस में टाटा की लाइबिलिटी अनलिमिटेड ही रखी इन्होंने। ठीक है जी। अब है हमारा पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 कह रहा है पार्टनर बाय एस्टॉपल। पार्टनर बाय एस्टॉपल को समझो बच्चों। ये मान लो ये कौन है, ये मैं हूं, ठीक है जी, और ये तुम हो। ठीक है, तो तुम मेरे पास आए, तुमने मेरे को बोला कि सर मेरे को ना एक जगह किराए पर चाहिए, पर ना मैं क्योंकि 18 साल का नहीं हुआ, तो कोई भी बंदा मेरे से ना पार्टनरशिप नहीं करना चाहता, मेरे साथ ना कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाह रहा। ठीक है, तो ऐसे केस में तुमने मेरे को बोला कि सर प्लीज एक जगह है मेरे को किराए पे चाहिए, अपन ग्रीन कलर की शक्ल बना दी। चलो, तुम मेरे पास आए कि सर मेरे को ना जगह किराए पे चाहिए। आप ना सामने वाले बंदे को बोल देना कि आप मेरे पार्टनर हो। ठीक है, फालतू में ही बोल देना। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे केस में तुम और मैं गए सामने वाले बंदे के पास और मैंने जाके बोले हाँ भाई जी मैं इसका पार्टनर हूं, आ जाओ भाई इसको किराए पे दे दो जगह। ठीक है, तो ऐसे केस को क्या बोला जाता है बच्चों? पार्टनर बाय एस्टॉपल। पार्टनर बाय एस्टॉपल के अंदर क्या होता है, जो एक बंदा है वो फालतू में ही सामने वाले बंदे को बोल देता है कि हाँ भाई मैं पार्टनरशिप में हूं, जबकि वो एक्चुअल में पार्टनरशिप में होता नहीं है। तो ऐसे केस को क्या बोलते हैं? पार्टनर बाय एस्टॉपल। तो एक बार रीड करके देखते हैं। ही इज नॉट द एक्चुअल पार्टनर, ये एक्चुअल पार्टनर नहीं है, बट ही रिप्रेजेंट्स हिमसेल्फ और बिहेव्स इन अ वे दैट लीड्स अदर टू बिलीव दैट ही इज अ पार्टनर। ये ऐसा रिप्रेजेंट करता है या फिर इस तरीके से बिहेव करता है कि सामने वाली पार्टी को भरोसा हो जाता है कि हाँ भाई ये बंदा पार्टनर है। इफ थर्ड पार्टी रिलाई ऑन दिस एजम्पशन, अगर सामने वाली पार्टी अज्यूम कर लेती है कि हाँ भाई ये पार्टनर है, एंड एक्सटेंड द क्रेडिट, और इसने मान लो रुपए दे दिया या फिर कोई बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो ऐसे केस में मैं यानी ये जो व्हाइट कलर का बंदा है ये पर्सनली लायबल होगा उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तो यानी अगर आपने फालतू में सामने वाले बंदे को बोल दिया कि हाँ भी मैं पार्टनरशिप में हूं और सामने वाले बंदे ने इस भरोसे पे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो मैं लायबल हूंगा उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, हालांकि मैं पार्टनरशिप में हूं नहीं। बात समझ में आ गई? इसको क्या बोलते हैं बच्चों? पार्टनर बाय एस्टॉपल। आगे बोल रहा है ये पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट के अंदर क्या होता है बच्चों? सिमिलर टू एस्टॉपल बट हेयर अदर्स रिप्रेजेंट द पर्सन एट पार्टनर एंड ही डज नॉट डिनाई। इस केस को समझते हैं। अब बच्चों ये वापस से केस है। इस केस के अंदर क्या हुआ, मैं पीछे खड़ा हूं, ठीक है, तुम ही आगे बात करने गए और अब की बार तुमने बोला कि भाई साहब जो सर है ना मेरे, ये सर मेरे पार्टनर है, और मैं चुप रहा, मैंने इस टाइम पे कुछ भी बोला ही नहीं। तो ऐसे केस में बच्चों ये हमारा दूसरा केस बन जाता है जिसको हम बोलते हैं पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट का मतलब ये है कि सामने वाले बंदे ने आपको पार्टनर शो किया पर आपने उस टाइम पे कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाई, तो ऐसे केस में हम क्या बोलते हैं? इस केस को बोलते हैं पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। इसको वापस से रीड करते हैं। सिमिलर टू एस्टॉपल, ऊपर वाले केस की तरह ही, बट हेयर अदर्स रिप्रेजेंट अ पर्सन एज पार्टनर। दूसरे बंदे ने बोला कि मैं पार्टनर हूं एंड ही डज नॉट डिनाई, मैंने उसको मना नहीं किया। हिज साइलेंस इज टेकन एज एक्सेप्टेंस, मेरी साइलेंस को मान लिया जाएगा कि भाई एक्चुअली पार्टनर ही होगा। एंड ही बिकम्स लायबल फॉर द फर्म्स डेट टू द आउटसाइडर्स हु वर मिसलेड टू बाय द रिप्रेजेंटेशन। यानी मैं ऐसे केस में वापस से डेट के लिए, फर्म के डेट के लिए लायबल रहूंगा। ठीक है बच्चों, तो हमने 6 अपने टाइप्स ऑफ पार्टनर्स कर लिए बहुत अच्छे से। अब हम देखते हैं कि क्या एक माइनर पार्टनर बन सकता है क्या। इसकी एक मैं समरी दे देता हूं तुम्हें। तो बच्चों पहला बात तो ये है कि अगर ऑल द पार्टनर्स एग्री, सारे पार्टनर एग्री कर रहे हैं, तो ऐसे केस में आप माइनर को पार्टनरशिप में ला सकते हो। पर माइनर ना तो मैनेजमेंट के अंदर पार्ट लेगा, ना ही माइनर लॉसेस में पार्ट लेगा। ये सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट में हिस्सा मांगेगा अपना, सिर्फ इसको प्रॉफिट देना है, ना लॉस देना है, ना इससे काम करवाना है, मैनेजमेंट में पार्ट नहीं लेना। और माइनर को पार्टनर हम तभी इंक्लूड कर सकते हैं जिस टाइम पर सारे बाकी पार्टनर्स एग्री किए हों। इतनी बात समझ में आ गई? तो अपन पहले इसको रीड कर लेते हैं इतने पार्ट को। अब माइनर कैन नॉट एंटर इनटू लीगल कॉन्ट्रैक्ट, सो ही कैन नॉट बी फुल पार्टनर। क्योंकि माइनर एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता तो वो फुल्ली पार्टनर तो नहीं बन सकता।
बट विद कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, पर बाकी सारे पार्टनर्स अगर हाँ करते हैं तो ऐसे केस में माइनर कैन बी एडमिटेड फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप। बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप यानी पार्टनरशिप के सिर्फ फायदों के अंदर वो पार्ट लेगा, और वो फायदा सबसे बड़ा कौन सा होता है बच्चों? प्रॉफिट। प्रॉफिट के अंदर पार्ट लेगा वो। आगे बोल रहा है ही कैन शेयर द प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स में उसे हिस्सा मिल जाएगा, बट इज नॉट लायबल फॉर द लॉसेस, लॉसेस देने की माइनर को जरूरत नहीं है। आगे बोल रहा है he cannot participate in management but he can inspect the accounts, वो मैनेजमेंट के अंदर पार्ट नहीं ले सकता, पर वो जितने भी आपकी अकाउंटिंग की बुक्स हैं वो कभी चाहे तो उनको चेक कर सकता है। ठीक है, अपन ने यहां तक पढ़ा। अब आगे क्या लिखा हुआ मैं पहले समझा देता हूं। तो बच्चों मान लो कि ये बंदा था और ये माइनर पार्टनर बना हुआ था। ठीक है, अब क्या होता है, इसकी 18 साल की उम्र पूरी हो जाती है। तो ऐसे केस में क्या होता है, लॉ बोलता है कि आपको विद इन 6 मंथ ये बताना पड़ेगा कि आप आगे भी पार्टनरशिप में रहना चाहते हो या रहना नहीं चाहते। आसान शब्दों में वापस से बोलूं तो अगर कोई भी माइनर पहले पार्टनर था और उसकी 18 साल की एज पूरी हो जाती है तो उसके बाद उसे 6 महीने के अंदर बताना पड़ेगा कि वो पार्टनरशिप में रहना चाहता है या नहीं रहना चाहता। और अगर वो 6 महीने में कुछ भी नहीं बताता मान लो, तो ऐसे केस में उसको पार्टनर कंटिन्यू रखेंगे अपन। ठीक है, तो इसको पढ़ लेते हैं। ऑन अटेनिंग मैच्योरिटी, मेजोरिटी का मतलब अबव 18 हो गया अगर बंदा, द माइनर मस्ट डिसाइड विद इन 6 मंथ्स वेदर ही हैज टू बिकम फुल पार्टनर एंड मस्ट गिव अ पब्लिक नोटिस, उसे बताना पड़ेगा और एक नोटिस लिख के देना पड़ेगा। इफ नो नोटिस इज गिवन, अगर वो नोटिस नहीं देता, ही इज डीम्ड टू बी अ रेगुलर पार्टनर विद अनलिमिटेड लाइबिलिटी, तो अगर वो 6 महीने में नोटिस नहीं देगा तो उसको रेगुलर पार्टनर मान लिया जाएगा और उसकी लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड हो जाएगी। ठीक है बच्चों, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप्स, ये बहुत ही आसान और बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। तो बच्चों पार्टनरशिप 2 तरीके से बन सकती है। सबसे पहली होती है क्लासिफिकेशन ऑन द बेस्ड ऑफ ड्यूरेशन, यानी आप कितने टाइम पीरियड के लिए पार्टनरशिप रखना चाह रहे हो, तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। दूसरा क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, यानी पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है अनलिमिटेड है, वो थोड़ा सा अपन डिस्कशन करेंगे। तो अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि पार्टनरशिप 2 तरीके की हो सकती है। क्लासिफिकेशन उनका सबसे पहले तो टाइम के बेसिस पे यानी ड्यूरेशन के बेसिस पे, और दूसरा उनकी लाइबिलिटी के बेसिस पे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ ड्यूरेशन यानी टाइम। तो इसके अंदर बच्चों 2 तरीके की पार्टनरशिप है। सबसे पहली तो है पार्टनरशिप एट विल, इसको समझो बच्चों। पार्टनरशिप एट विल का मतलब यह है कि जब तक आपका मन है, जब तक आपकी मर्जी, तब तक आप पार्टनरशिप में रहो, जब भी मन करे तभी तोड़ देना पार्टनरशिप। यानी कहने का मतलब यह है कि जब तक किसी सारे पार्टनर्स का मन है तब तक तो वो बिजनेस करेंगे। जैसे पार्टनर्स ने सोचा कि भाई साहब अब नहीं करते काम, तो उसी टाइम पे छोड़ देना, क्या फर्क पड़ता है। तो इसको अपन पढ़ते हैं कि दिस टाइप ऑफ पार्टनरशिप एग्जिस्ट एज लॉन्ग एज द पार्टनर्स डिसाइड, जब तक पार्टनर्स का मन है तब तक ये पार्टनरशिप रहती है। इट कैन बी डिसॉल्व्ड एनी टाइम व्हेन अ पार्टनर गिव्स नोटिस ऑफ विड्रॉल, ये किसी भी टाइम खत्म हो सकती है जैसे ही पार्टनर्स नोटिस ऑफ विड्रॉल यानी मना कर देते हैं कि अब हमें पार्टनरशिप नहीं करनी। पॉइंट नंबर 2 कह रहा है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पर्टिकुलर पार्टनरशिप का मतलब यह है बच्चों कि किसी ना किसी ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए बनाई जाती है, और जैसे ही वो ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाता है उसके बाद में पार्टनरशिप खत्म हो जाती है। फॉर एग्जांपल मान लो कि कुछ लोग एक रोड बनाने के लिए पार्टनरशिप में आए, ठीक है, तो जैसे ही वो रोड बन के खत्म हुई ना, उसके बाद में उन्होंने अपनी पार्टनरशिप खत्म कर दी। तो सिंपल सी बात है कि दिस इज फॉर्म्ड फॉर अ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट और एक्टिविटी, एक स्पेसिफिक काम के लिए बनाई। मान लो बिल्डिंग बनानी है, मान लो रोड बनानी है, मान लो ब्रिज बनाना है। इट इज डिसॉल्व ऑटोमेटिकली वंस द प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड, तो जैसे ही प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ तो उसके बाद में हम उसको ऑटोमेटिकली खत्म कर देते हैं। तो इसको बोला जाता है पार्टनरशिप बेस्ड ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ ड्यूरेशन। अब हमारा है पार्टनरशिप बेस्ड ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का मतलब यह है कि पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी या लिमिटेड रहेगी, उसके बेसिस पे। ताकि बच्चों आपको कंफ्यूजन ना हो ना, तो मैं एक चीज आपको ऑलरेडी बता देता हूं कि वैसे तो सारे ही पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, पर एक पर्टिकुलर केस है जिसमें कुछ पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड हो सकती है, वो अपन इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, मैं वापस से रिपीट कर देता हूं। वैसे तो सारे पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, पर एक पर्टिकुलर केस में कुछ पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड हो जाती है, वो अपन इस केस में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन लाइबिलिटी के बेस के अंदर जनरल पार्टनरशिप। जनरल पार्टनरशिप के अंदर सारे ही पार्टनर्स, और मान लो ये मैंने पार्टनर्स बना दिए, ठीक है जी। जनरल पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है बच्चों, सारे ही पार्टनर्स की लाइबिलिटी इज अनलिमिटेड। बात समझ में आ गई? जिसको पढ़ लेते हैं। ऑल द पार्टनर्स हैव अनलिमिटेड एंड जॉइंट लाइबिलिटी, सारे पार्टनर्स की अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। इसके अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना या ना करवाना इनकी मर्जी है, यानी रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है। और ये फर्म के अंदर जैसे ही किसी पार्टनर का डेथ होगा या रिटायरमेंट हो जाएगा या फिर इंसॉल्वेंसी हो जाएगी, तो ये पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। अब अगला हम पढ़ रहे हैं लिमिटेड पार्टनरशिप। लिमिटेड पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है बच्चों, ये थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज हो जाएगा, ये सामने देखते हैं अपन।
लिमिटेड पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है कि ना एक पार्टनर को तो अपनी लायबिलिटी अनलिमिटेड रखनी पड़ेगी, एक पार्टनर को अनलिमिटेड लायबिलिटी रखनी पड़ेगी, बाकी पार्टनर्स चाहे तो अपनी लिमिटेड लायबिलिटी रख सकते हैं। तो यानी अगर मैं एक प्रैक्टिकल सिनेरियो बताऊं तो बच्चों, अगर मान लो फर्म का डेट बहुत ज्यादा हो गया तो हम इन 3 पार्टनर का तो पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं बेच सकते, पर एक सिंगल पार्टनर इसकी हम पर्सनल प्रॉपर्टी उस केस में भी बेच पाएंगे। तो बच्चों इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लिमिटेड पार्टनरशिप। लिमिटेड पार्टनरशिप में बोल रहा है एटलीस्ट वन पार्टनर हैज अनलिमिटेड लायबिलिटी। हमने देख लिया कि एक पार्टनर की अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी, अदर पार्टनर्स कैन हैव लिमिटेड लायबिलिटी, ठीक है, बाकी पार्टनर्स की लिमिटेड लायबिलिटी होगी। इसका रजिस्ट्रेशन करवाना बच्चों बहुत ज्यादा कंपलसरी होता है, और इसकी सबसे खास बात यह होती है कि अगर किसी पार्टनर की डेथ या इंसॉल्वेंसी होती है, इन तीनों पार्टनर्स में से किसी की भी डेथ या इंसॉल्वेंसी होगी तो पार्टनरशिप खत्म नहीं होगी, ये कंटिन्यू रहती है, ठीक है। तो यानी अगर एक केस ले लेते हैं, मान लो ये वाला पार्टनर की डेथ हो गई, तो ऐसे केस में ये पार्टनरशिप कंटिन्यू चलती रहेगी, तो इसको ये कभी भी ऐसे केस में खत्म नहीं होती, ठीक है बच्चों। अब बच्चों अपन पढ़ते हैं पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड मैंने आपको बताया था कि ये एक पार्टनरशिप डीड एक एग्रीमेंट होता है सारे पार्टनर्स के बीच में, जो जिसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती हैं पार्टनरशिप की, कि क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस किस किस बेसिस पे पार्टनरशिप काम करेगी। तो सर पार्टनरशिप डीड में लिखा क्या क्या होता है बच्चों? पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है फर्म का नाम, कि उसकी लोकेशन क्या होगी, कितने टाइम के लिए पार्टनरशिप है, कितना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, प्रॉफिट्स और लॉसेस कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, कौन से पार्टनर की कौन सी ड्यूटी होगी। इसके बस एक रीडिंग मार के छोड़ देना, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, ठीक है जी। उसके बाद में रजिस्ट्रेशन पार्टनरशिप के अंदर हम देखते हैं, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप के अंदर यह दिया हुआ है कि रजिस्ट्रेशन करवाना पार्टनरशिप का कंपलसरी नहीं है। आप चाहो तो बिना रजिस्ट्रेशन के भी पार्टनरशिप खोल सकते हो, पर रजिस्ट्रेशन करवाने के आपको ना कुछ फायदे होते हैं, या फिर हम यूं कह सकते हैं अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो आपको कुछ नुकसान होते हैं। तो इन जनरल मैं बोलूं तो नुकसान क्या होता है, आप कोई भी लीगल केसेस में इन्वॉल्व नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर पार्टनरशिप ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रखा तो ऐसे केस में पार्टनर फर्म के ऊपर केस नहीं कर सकता, पार्टनर दूसरे पार्टनर्स के ऊपर भी केस नहीं कर सकता। तो ऐसे केस में जो फर्म है, फर्म दूसरे पार्टीज पे जिनसे उसने कॉन्ट्रैक्ट किया उन पे केस नहीं कर सकती, और बाद में ये बोल रहा है कि फर्म अपने पार्टनर्स पे, खुद के पार्टनर्स पर भी कोई केस नहीं कर सकती। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो ऐसे केस में आपको लीगल प्रोटेक्शन नहीं मिलती, ठीक है बच्चों। अब हम देख लेते हैं कि पार्टनरशिप को रजिस्ट्रेशन करवाने का प्रोसेस क्या होता है। तो बच्चों आपको क्या करना होता है, आपको एक एप्लीकेशन देनी होती है, जिस एप्लीकेशन में फर्म का नाम, फर्म की लोकेशन, कितने पार्टनर्स हैं, कब कब ज्वाइन किया सबने, वो सारी डिटेल होती है, और इसे हम रजिस्ट्रार के पास फीस के सबमिट करा देते हैं। अब रजिस्ट्रार क्या करेगा, सारे के सारे रिकॉर्ड्स की एंट्री मेंटेन करेगा, सारे रिकॉर्ड्स को चेक करेगा, और उसके बाद में एक रजिस्टर में, रजिस्टर ऑफ फर्म्स होता है उस रजिस्टर का नाम, उस रजिस्टर में फर्म्स का नाम लिख के एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू कर देता है। इसके बाद में हमारी पार्टनरशिप क्या हो जाती है बच्चों, हमारी पार्टनरशिप रजिस्टर हो जाती है। तो बच्चों हमारा पार्टनरशिप के अंदर सिर्फ इतने ही टॉपिक्स थे। नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसको हम कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।